The first option. सर फर्स्ट ऑप्शन। 2 मिनट में अटेंडेंस ले रहा हूँ ऑफलाइन वाली, ठीक है। फर्स्ट सर। हेलो, ये स्पीड तो अभी भी नहीं आ रही। नहीं आ रही है। हाँ जी, स्पीड नहीं आ रही। कितनी स्पीड आ रही है सर? ये कुछ आ रही है, 15 आ रही है। हाँ भाई, क्या आंसर आया? कितनी एप्लीकेशन प्लान है? तो कौन सा? 50 का है, 15 आ रही है। ठीक है, मैं आंसर चेक करा लेती हूँ। कौन सा फॉर्मूला यूज? ओके। -70 रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है। अब देखिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन हमने डिस्कस किया। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हेलो सर, एड्रेस बताइए एक बार। हाउस नंबर 1300, गली नंबर 4, न्यू बसेलो न्यूट्रलाइजेशन कॉलोनी। मतलब एसिड बेस न्यूट्रल होकर के सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। चला नहीं आता। चल तो गया पर स्पीड लेकिन नहीं हम आ यहाँ रही। कहते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड ओके। when react with 1 gram equivalent strong base it forms salt and water। तो यहाँ पर 1 equivalent strong acid और 1 equivalent strong base के न्यूट्रलाइजेशन से जब सॉल्ट और 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें जो एंथैल्पी चेंज है वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी। अब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -13.7 किलो कैलोरी या -57.1 किलो जूल होती है जब 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से। अब यहां तो मैंने 1 इक्विवेलेंट लिखा, बाकी जो डेफिनेशन होती है उसमें सब जगह 1 मोल लिखते हैं कि 1 मोल का कंबशन, 1 मोल का फॉर्मेशन, 1 मोल का
डिसोल्यूशन, 1 मोल की ब्रेकिंग, सब जगह 1 मोल लिखते हैं, यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट क्यों लिख रहे हैं वो समझना। क्योंकि एसिड अगर लेते हैं HCl तो इसके 1 मोल से मुझे 1 मोल ही H+ मिलता है, लेकिन अगर मैं एसिड HCl की जगह H2SO4 का 1 मोल ले लेता हूं, इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ H+। अगर मैं 1 मोल लूंगा H2SO4 तो 2 मोल H+ मिलेगा, 2 मोल H+ का 2 मोल OH- के साथ कॉम्बिनेशन होगा तो 2 मोल वाटर बनेगा और हीट रिलीज हो जाएगी डबल। अगर मैं 1 मोल H3PO4 लेता हूं, इट गिव्स मी 3 मोल्स ऑफ H+, तो अब जो हीट रिलीज होगी वो 3 टाइम्स ऑफ 13.7 हो जाएगी। इसका मतलब सबके 1 मोल लेने पर इक्वल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज नहीं हो रही है। मैंने उसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कर दिया, तो देखो एन फैक्टर से डिवाइड करने पर अब सबके इक्वल इक्विवेलेंट हमें मिल रहे हैं। इक्विवेलेंट सबके इक्वल है, लेकिन मोल्स अगर मैं लेता हूं सबके 1 मोल तो इक्वल अमाउंट ऑफ H+ हमें नहीं मिल रहे हैं। अब अगर एन फैक्टर HCl का 1 था तो मोल्स और इक्विवेलेंट सेम हो गए। सिंपल आप ये समझो कि जो एसिड है उससे मुझे 1 मोल H+ मिला, बेस ने मुझे 1 मोल OH- दिया, और H+ और OH- मिलके जो वाटर बन रहा है इसमें जो हीट रिलीज हो रही है वही इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। मतलब 1 मोल वाटर के फॉर्मेशन में जितनी हीट रिलीज हो रही है वही हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। ये पॉइंट आपको समझ में आया? यस सर। मैंने 1 मोल क्यों नहीं लिया, 1 इक्विवेलेंट क्यों लिया, वो क्लियर है? अब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लिखा वो बता देता हूँ। और क्या स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है जो गरम करके कंप्लीट होते हैं 100% आयनाइज होते हैं। है। एक गिलास पानी एसिड या बेस में पापा भी दे दिया। हो जाए। मान लो मैं यहाँ पर HCl की जगह एसिडिक एसिड ले लेता हूँ CH3COH, उसको NaOH के साथ रिएक्ट कराऊं तो सॉल्ट बनता है सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। तो ये भी तो एसिड बेस है, तो यहाँ पर भी तो इस एसिटिक एसिड ने H+ दिया, NaOH ने OH- दिया, उससे वाटरनिंग भी बना। तो जो हीट रिलीज होगी वो कितनी होगी? तो हम कहते हैं इस वाले केस में जो हीट रिलीज हो रही है वो 13.7 से कुछ कम है। 13.7 से कुछ कम है। क्यों भी कम क्यों है? वाटर जब बन रहा था तब तो 13.7 ही निकली ना, लेकिन कुछ कम। मैं काम करता हूँ हाइपोथेटिकली इसको लेता हूँ 13.3 किलो कैलोरी मिलनी चाहिए थी H+ OH- से 13.7 किलो कैलोरी। तो कितनी कम मिल रही है? 0.4 किलो कैलोरी कम मिल रही है। अब ये 0.4 किलो कैलोरी कहाँ चली गई? तो हम कहते हैं ये जो वीक एसिड होता है वो पूरा आयोनाइज नहीं होता है, उसको आयोनाइज करने में ये 0.4 खर्च हो गई। मिली तो हमें 13.7 ही थी, क्योंकि H+ OH- मिलके वाटर बन रहा तो 13.7 ही मिल रही है, लेकिन जो 0.4 कम हो गई वो कहाँ चले गई? मैं तो नहाया ना मम्मी, एसिड को डिसोसिएट करने में खर्च हो गई। मैं तो वहां से नहाया 10:30 बजे वहीं से आया। वो उसका और क्या 11 बज रहे अभी तो। ऑफ आयोनाइजेशन और क्या पोछा मारना तो या हीट ऑफ डिसोसिएशन। और दूध किसने करा गरम भगवान से? पप्पा ने, और मुझे भी दे दिया। ऑफ वीक एसिड पानी गिरे ना कल तक गिरा कल तक पूरा पड़ जाएगा इस दूध में। पड़ जाएगा। कल भी चाय मिलेगी तुझे। चाय में ज्यादा पानी गिरना ना, नु मत करो। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड बेस में मिलना पूरा ही कर चाहिए लेते जितना तो वीक एसिड बेस में मिल रहा है उन दोनों का डिफरेंस अरे जितना मम्मी होगा अब उतना फिर मैं बोलूँ कुछ, फिर बोले मना लड़ रही हो। हीट ऑफ आयोनाइजेशन कहलाता है। धरना दिखे कैसे चले चल जाएगा आराम से।
पहली ला करूँ उससे एक टाइम पी दो। संजय तब भगा समझ में पीछे आई है? चाय भी तो इतनी पियो। पेज नंबर 162 पर क्वेश्चन जैसा भी 37 लोग देखिए इसको जरा। पेज नंबर 162 पर क्वेश्चन नंबर 37। मम्मी दरवाजे बंद करो, बहुत तेज आवाज आ रही है, आवाज ना आ रही सर की। मान लो 55.4 की जगह मेरे को 55.9 जो भी गिवन है मान लेते हैं कितनी है, और एससी के साथ न्यूट्रलाइज करें तो 12.1 है। दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है? उठवाएगी तो माइनस में लूँ या प्लस में लूँ? प्लस में सर। हाँ, क्योंकि इतनी एनर्जी खर्च हो गई ना, इतनी एनर्जी खर्च हो गई, तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएट करने में इतनी एनर्जी देनी पड़ी, खर्च हुई, इसलिए प्लस वैल्यू रहेगी ये। बात समझ में आई बेटा? तो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का गिवन है, वीक एसिड बेस में से किसी कोई एक दे रखा और पूछा कि कितना आयोनाइजेशन में एनर्जी लगेगी, कितनी डिसोसिएशन में एनर्जी लगेगी, तो आप इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सर एक बात पूछूं आपसे? बोल पूछा, बोल बेटा। सर आपने ना जो इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें H2 की एलिमेंटल स्टेट में तो था, तो हमने 0 क्यों नहीं ली फिर? कौन सा क्वेश्चन? इससे पहले जो कराया था आपने, कार्बन प्लस 2H2 गिव्स CH4। बेटा वो फॉर्मेशन थोड़ा ना दिया हुआ था, कंबशन है वो, तो फॉर्मेशन 0 होता है ना, ये तो कंबशन है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके वाटर बनता है, उस रिएक्शन का एंथैल्पी है बेटा ये। बात समझ में आई? अरे हाँ कि ना? ठीक है सर। कोई बात नहीं, नाराज क्यों हो रही है? नहीं सर, नाराज नहीं हो रही। कोई बात नहीं होता बेटा, ये बस ये छोटी छोटी चीजें ही तो समझनी है, गलतियां यही होती है, तो इनको समझना अच्छी बात है, पूछनी चाहिए। चलिए अब हीट ऑफ आयोनाइजेशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन कितना है वो समझ में आ गया आपको? भैया एनर्जी तोड़ने में तो एनर्जी, डिसोसिएट करने में तो एनर्जी पॉजिटिव ही होती है ना। हमेशा का मतलब क्या होता है? किसी को चीज खर्चा तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इनकम हमेशा नेगेटिव होती है। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? अब देखो मैं यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जिसको आप कहते हैं हैज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। शॉर्टकट में हैज लॉ कहते हैं। हैज लॉ के अकॉर्डिंग कोई रिएक्शन एक स्टेप में करो चाहे एक से ज्यादा स्टेप में, टोटल जितना एंथैल्पी चेंज होना वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब अगर मैं ए से एक ही बार में डी तक पहुंच जाऊं, टोटल एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच है, एक स्टेप में हो गया। इसी रिएक्शन को मैंने दूसरे तरीके से किया, पहले ए से बी फॉर्म किया, डेल्टा H1 हुआ, फिर बी से सी बनाया, उसमें डेल्टा H2 हुआ, फिर सी से डी बना, उसमें डेल्टा H3 हुआ। तो रिएक्शन एक स्टेप में करो चाहे एक से ज्यादा स्टेप में, हम कहेंगे इसका जो डेल्टा H है वो H1 प्लस H2 प्लस H3 के इक्वल होगा। तो चाहे एक स्टेप में रिएक्शन हो चाहे मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हो, टोटल एंथैल्पी चेंज विल रिमेन्स सेम।
अब इस रिएक्शन को समझने के लिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया कि भी कार्बन जो होता है उसका कंबशन एक ही बार में हो जाए, कंप्लीट कंबशन हो जाए तो CO2 बन जाता है। इसमें डेल्टा H एनर्जी निकल रही है। दूसरी रिएक्शन में हमने पहले इसका हाफ कंबशन किया, मतलब हाफ O2 के साथ CO बना, CO पर फिर हाफ O2 और ऐड हुआ तो CO2 बना। एक में एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 है, एक में डेल्टा H2 है। तो आप क्या इसको ये कह सकते हैं कि जो एक साथ एंथैल्पी चेंज की डेल्टा H1 वो H1 प्लस H2 के इक्वल होगा। ये पॉइंट आपको समझ में आया? अरे भाई हाँ कि ना? यस सर। तो एक ही बार में रिएक्शन हो चाहे एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन हो, टोटल एंथैल्पी चेंज विल रिमेन सेम। अब एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, पेज नंबर 172 पर क्वेश्चन 58। पेज 172 है, क्वेश्चन नंबर 58 है। देखो बताओ, पहचानो, बताओ क्या होना चाहिए। देखो वहाँ भी देखो कितने प्यार से बोल रही है। और क्या सेंसिटिव है मेरे बहुत कान, बोलो ही मत जब सुनाई ना देगी मुझे। थर्ड होगी सर। थर्ड ऑप्शन देखो यहाँ पर मेरे ख्याल से डेल्टा H दिया हुआ है, H1 पूछा है और H2 भी दिया हुआ है। तो डेल्टा H और H2 गिवन है, H1 की वैल्यू पूछी है, यही है ना मतलब? यस सर। अब देखो ये समझने के बाद मैं डिस्कस कर रहा हूं एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफर। मतलब मैंने लिखा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ sublimation, enthalpy of vaporization। अब इन तीनों को एक साथ समझे तो हम ये कहें कि यहाँ पर सॉलिड, ये गैस और ये लिक्विड। 1 मोल सॉलिड को डायरेक्टली गैस फेज में कन्वर्ट कर दे विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, क्या कहलाएगा? तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे। ये क्लियर है आपको? अब 1 मोल सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करें तो ये जो चेंज है वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाएगा, और 1 मोल लिक्विड वेपर में गैस में कन्वर्ट होता तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगा। तो अब एक रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है इट विल बी इक्वल्स टू enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization। तो आप कह सकते हैं डेल्टा H जो है वो H1 प्लस H2 के इक्वल हो गया, और इन तीनों को मिलाकर के हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफर। एक फेज से दूसरे फेज में जो ये ट्रांसफर हो रहा है
आप इसको एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन कह सकते हैं, फेज ट्रांसफर कह सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आया आपको? नोट किया? पेज चेंज कर दें? यस सर। लीजिए, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन। देखो, अगर मैंने कोई 1 मोल सोल्यूट लिया, 1 मोल, और उसको एक्सिस ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर लिया, तो डिसॉल्व करने पर ये उसका एक्वस सॉल्यूशन बन गया। इसमें जो एंथैल्पी चेंज है, इसको मैं कहूंगा एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोल सोल्यूट डिसॉल्व इन एक्सिस ऑफ सॉल्वेंट, जो एंथैल्पी चेंज होगा वो उसका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। ये एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक दोनों टाइप का होता है। केसीएल का अगर सॉल्यूशन बनाते हैं, पानी में डालते हैं 1 मोल केसीएल, तो थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करता है, सॉल्यूशन थोड़ा सा ठंडा लगता है। लेकिन H2SO4 का सॉल्यूशन बनाया तो कैसे बनाते हैं? पानी में H2SO4 डालते हैं, H2SO4 में पानी डालते हैं? पानी में H2SO4 डालते हैं, क्योंकि वो आपका हीट हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, उसको पानी चाहिए, तो पानी ज्यादा होगा, एक्सिस में होगा, H2SO4 रिवर्स कर दे तो क्या होगा? उछल के एकदम से ऊपर आ जाएगा और काफी लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक भी होता है। तो एंडो एक्सो दोनों होते हैं। अब ये केसीएल जब सॉल्यूशन बना रहा है तो इसके अंदर अब 2 स्टेप हैं। देखो, स्टेप 1 में क्या हो रहा है, इस केसीएल सॉलिड से K+ आयन गैसियस फेज में और Cl- आयन गैसियस फेज में बना। ये जो डेल्टा H1 है उसको मैं कहता हूं एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी। और K+ और Cl- के सराउंडिंग में अब वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गया, हाइड्रेशन हो गया। तो ये जो डेल्टा H2 है उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो अब अगर मैं डेल्टा H = H1 + H2 का फॉर्मूला में लगाऊं, तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगा कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है उसको लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी के सम के इक्वल ले लेते हैं। तो लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी मिला करके एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बनता है। लैटिस एंथैल्पी, लैटिस को ब्रेक करके गैसियस कैटायन एनायन बना रहे हैं, तो ये वाला पार्ट होता है पॉजिटिव। हाइड्रेशन एंथैल्पी ये वाला पार्ट होता है नेगेटिव। अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका कम। मान लो पॉजिटिव मतलब लैटिस एंथैल्पी जो पॉजिटिव पार्ट है वो ज्यादा है और हाइड्रेशन एंथैल्पी जो नेगेटिव पार्ट है वो कम है, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा?
पॉजिटिव। ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, ये सॉल्यूशन एंडोथर्मिक टाइप का हो जाएगा। और अगर जो लैटिस एंथैल्पी है वो कम है, उससे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी है, नेगेटिव ज्यादा हो गया पॉजिटिव कम हो गया, तब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। नेगेटिव एक्सोथर्मिक। तो दोनों के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कौन ज्यादा कौन कम। इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव, लेकिन आप इसको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी के सम के इक्वल है। ये लैटिस एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैसे एक बार हमने केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड हेबर साइकिल के नाम पे डिस्कस किया था, अगर याद हो तो, और नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूं। तो देखो, इस लैटिस एंथैल्पी को डायरेक्ट कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं है, इनडायरेक्टली इसको बॉन्ड हेबर साइकिल की हेल्प से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर इस लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट करने का जो बॉन्ड हेबर साइकिल वाला कंसेप्ट है, जरा वो पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं फिर से। अभी कर लेते हैं बेटा। देखो, बॉन्ड एंड हेबर ये दोनों साइंटिस्ट थे, तो बहुत अच्छे दोस्त थे, एक ही लैब में काम करते थे दोनों साथ साथ में। लैब बहुत दूर, आसपास कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी नहीं था। एक दिन आफ्टरनून लंच टाइम हुआ, दोनों खाना खाने बैठे साथ में, तो उन्होंने टिफिन ओपन किया, खाना देखने में बहुत बढ़िया लग रहा था, भूख भी तेज लग रही थी, लेकिन जैसे ही एक एक पीस दोनों ने खाया, दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, खाने में तो नमक ही नहीं है। अब अगर नमक डालना भूल गए ना तो खाना खाया जा सकता, ना छोड़ा जा सकता। वापस टिफिन पैक किया और डिसाइड, बताया था ना सिटी से बाहर है, आसपास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं कि किसी को भेज के मंगा लेते। अब उन्होंने डिसाइड किया नमक बनाया जाए। क्या क्या प्रोसेस होंगे जरा समझना। उनके पास सॉलिड सोडियम के पीस रखे हुए थे और क्लोरीन गैस के भरे हुए सिलेंडर थे। इससे उनको सॉलिड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करना है। कितना डेल्टा एच होगा वो ये है। तो उनको पहले क्या करना पड़ेगा, सॉलिड सोडियम को सोडियम गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो डेल्टा H1 एनर्जी लगेगी वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहलाएगी। क्लोरीन मॉलिक्यूल है ऐसा, उसके बॉन्ड को तोड़ करके एटम बनाना पड़ेगा। मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट किया, बॉन्ड को तोड़ा, तो बॉन्ड एंथैल्पी, और बाई 2 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2 एटम बन रहे हैं, तो एक के लिए हो जाएगा बाई 2। तो ये डेल्टा H2 हो गया, बॉन्ड एंथैल्पी बाई 2 से मॉलिक्यूल से एक एटम बन गया। अब आपके पास गैसियस एटम है सोडियम का, गैसियस एटम है क्लोरीन का। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके गैसियस कैटायन बना लिया, तो ये जो डेल्टा H3 है वो कहलाएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, वो गेन करके क्लोरीन Cl माइनस गैस बन गया। उसमें जो एंथैल्पी चेंज हुआ डेल्टा H4, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया। अब मेरे पास एक गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन है, ये दोनों मिलकर के सॉलिड NaCl बना लें। 1 मोल गैसियस कैटायन एनायन मिलकर सॉलिड NaCl बनाया, उसमें जो डेल्टा H5 है वो उसका लैटिस एंथैल्पी कहलाएगा। अब रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में, टोटल एंथैल्पी चेंज विल रिमेन सेम।
तो इसको मैंने ऐसे लिखा कि जो डेल्टा H है वो डेल्टा H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 के इक्वल हो गया। अब देखो ये टोटल 6 क्वांटिटी हैं, इसमें से ये जो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है ये एक्सपेरिमेंटली हमारे पास अवेलेबल है, ये सब्लिमेशन एनर्जी है, इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास है, बॉन्ड को तोड़ के जो हमने एनर्जी ली उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मेरे पास है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्सपेरिमेंटल हमारे पास होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक्सपेरिमेंटल पार्ट मेरे पास, ये सारी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल हमारे पास अवेलेबल है। केवल लैटिस एंथैल्पी ऐसी चीज है जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली अवेलेबल नहीं थी, लेकिन हमें पता है टोटल 6 क्वांटिटी में से 5 गिवन हो और एक पूछी जाए तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द मेथड जिससे आप लैटिस एंथैल्पी किसी आयनिक सॉलिड की कैलकुलेट करते हैं। बाकी सभी वैल्यूज गिवन होती है, लैटिस एंथैल्पी को आप बॉर्न हैबर साइकिल की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो इस तरीके से बॉर्न एंड हैबर ने सोडियम क्लोराइड बनाया और उसके बाद में खाना खाया। समझ में आया सब लोगों को? यस साइंटिस्ट होने का फायदा हो गया हमें। जब भूख लगती है ना तो उसके बाद में साइंटिस्ट नहीं भी होते तब भी कुछ न कुछ तो अरेंजमेंट हो ही जाता उनका। एनीवे साइंटिस्ट थे इसलिए NaCl बना करके उन्होंने खाना खाया, नहीं तो कुछ न कुछ तो उपाय बनाते हो। नोट किया सबने? सर थोड़ा ऊपर करना। अभी कर देते हैं सर। ये लो डन। कुछ पॉइंट और भी हैं, जैसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल है, उसको गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करने में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी। अब 1 मोल हाइड्रोजन गैस को एटम में ब्रेक कर दें तो वैसे आप इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं हाइड्रोजन वाले केस में, लेकिन मैं इसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कह सकता हूं। मैंने 1 मोल फ्लोरीन गैस लिया, उसको एटम में कन्वर्ट कर दिया गैसेस एटम में, तो ये इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बॉन्ड एंथैल्पी दोनों सेम होगी। लेकिन अगर मैं कहता हूं 1 मोल मीथेन है, अब इसको मैंने ब्रेक किया तो सभी एटम अपने एटॉमिक फॉर्म में आ गए, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। टोटल एनर्जी कितनी लगी वो उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी, हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन कहलाएगी। मतलब सारे बॉन्ड तोड़ने में जो टोटल एनर्जी लगती है उसको आप एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन कह सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया आपको? इसको बॉन्ड एंथैल्पी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अब जब बॉन्ड एंथैल्पी डिस्कस करेंगे तब मैं कहूंगा कि ये जो 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थे
उनमें से हर एक बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग रही थी, पहले बॉन्ड को डेल्टा H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 और डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो मुझे कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी मिल गई एवरेज। तो यहाँ पर मुझे डिवाइडेड बाय 4 में इंडिविजुअल 1 2 3 4 की वैल्यू नहीं मिलती है, ये जो डेल्टा H गिवन होता है उसको ही डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, तो मुझे एक बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन हाइड्रोजन की यहाँ से मिली। तो ये इंडिविजुअल नहीं मिल करके मेरे पास ये हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन होता है, उसको बाय 4 कर दोगे तो मुझे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी एवरेज मिल जाएगी। ये पॉइंट समझ में आया आपको? अब एक बार फिर से बता। दोबारा सुनो। चलो मैं एक काम करता हूँ, बॉन्ड एंथैल्पी समझाता हूँ, फिर इसको दोबारा समझाऊंगा। मॉलिक्यूल से एटम बनाने में जो चेंज होता है उसको एटमाइजेशन कहते हैं, वो तो समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी, वैसे ये जो बॉन्ड एंथैल्पी वर्ड है वो दोनों तरीके से यूज होता है। अगर मैं कहता हूं बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, तब तो मीनिंग है कि भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन का एटम और हाइड्रोजन का एटम मिलकर के एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया, तो इसमें -435 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकली। तो ये जो माइनस है वो हम कह रहे हैं कि हीट रिलीज हुई जब 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनी एटम से। अब दूसरा होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब बॉन्ड को तोड़ दो। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब हो गया बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है, तो जितनी निकली थी उतनी वापस दे दो तो बॉन्ड टूट जाएगा, वापस एटम बन जाएंगे। तो ये हो जाएगी कितनी, प्लस 435 किलो जूल पर मोल। तो देखो मैग्नीट्यूड सेम रहा, केवल साइन चेंज हो गया। अब बाय डिफॉल्ट हमें मान के चलना पड़ेगा कि भाई फॉर्मेशन है तो एनर्जी रिलीज होती है, डिसोसिएशन है तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। नॉर्मली मेरा मीनिंग बॉन्ड एंथैल्पी का कहने का मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लग रही है, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का नॉर्मल मीनिंग डिसोसिएशन को लेकर के चलता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू होती है, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगी, ऐसा मान के चलता हूँ। अब ये तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल था, लेकिन अगर एक से ज्यादा बॉन्ड है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं कहता हूं कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी होती है। अब ये एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या कहना चाह रहे हैं वो समझना। मान लो एक वाटर मॉलिक्यूल है HOH गैस, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड बने हुए हैं, उनमें से पहला एक बॉन्ड तोड़ दिया, पहला एक बॉन्ड टूटा तो देखो HO गैस बना और एक H गैस बन गया, एक बन गया। इसमें जो चेंज हुआ वो डेल्टा H1 वैल्यू हो गई। अब दूसरा एक बचा हुआ ऐसा OH, इसका जो सेकंड बॉन्ड था वो टूटा, तो ये भी O गैस और H गैस में टूट गया। सेकेंड बॉन्ड तोड़ने में डेल्टा H2 एनर्जी लगी। अब मैं बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड किसको कंसिडर करूंगा, H1 को या H2 को? तो मैं कहूंगा ना H1 ना H2, ये तो H1 प्लस H2/2 होगा। अब ये H1 और H2 की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं होकर के अगर मुझे वाटर का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो तो मैं जस्ट उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, तो दोनों बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी टोटल लगी थी उसका बाय 2 कर दिया तो 1 का आ गया। बात समझ में आई आपको? तो ये एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी था। अब यही चीज
मिथेन के लिए फिर से देखो, अगर मैं यही कंपोनेंट मिथेन की बात करता हूं तो CH4 एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, इन चारों बॉन्ड को ब्रेक करने में इंडिविजुअली मान लो पहले एक टूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, तो पहले H1 H2 H3 H4 चारों को इंडिविजुअली डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा तो मुझे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाएगा। अब इसमें मुझे इंडिविजुअल H1 2 3 4 की वैल्यू नहीं मिल करके अगर मिथेन का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यहाँ मिल जाए, कौन सा वाला, ये वाला, चारों बॉन्ड को तोड़ने में जो टोटल एनर्जी लग रही है जिसमें एक कार्बन गैस 4 हाइड्रोजन गैस मिल गया तो ये डेल्टा H मिल गया। इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी मिल जाएगी। तो इस तरीके से बॉन्ड एंथैल्पी, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, ये समझ में आया आपको? एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे आप, ये पॉलीएटॉमिक वाला मेरा कनेक्शन ड्रॉप हो गया था। चिंता की कर दी बेटा, मैं हूँ। देखो, पॉलीएटॉमिक का मतलब एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा बॉन्ड है या दो से ज्यादा एटम है। अब जैसे वाटर मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड थे HOH, दो में से पहला एक बॉन्ड टूटा तो H1 एनर्जी लगी, फिर दूसरा वाला OH टूटा, वो दूसरी एनर्जी लगी। तो अब मैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की एंथैल्पी किसको कहूंगा, तो मैं कहता हूँ एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी होती है H1 + H2/2। अगर मिथेन लूंगा तो 4 कार्बन हाइड्रोजन एक एक करके तोड़ूंगा तो H1 2 3 4, तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगी H1 + 2 + 3 + 4/4। और ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल अगर मुझे चाहिए तो हमें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन अगर गिवन है उस मॉलिक्यूल का तो डिवाइडेड बाय 2 या डिवाइडेड बाय 4 करके आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। यही डिस्कस किया था हमने। यही तो कहा था बेटा। ये देख, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड होता है जैसा H2, तो जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है उसी को बॉन्ड एंथैल्पी कह सकते हैं। क्लोरीन में भी एक ही बॉन्ड है तो जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वही बॉन्ड एंथैल्पी है। लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक है तो उस समय पर सारे बॉन्ड को तोड़ दिया तो डिवाइडेड बाय 4 करने पर हमें एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी मिल जाती है। ये तरीका ऐसे यूज करते हैं। एनीवे, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है किसी को समझ में तो नहीं आया? आ गया सर, आके गया? आ गया सर, ये रह गया। अच्छा, फिर ठीक है। अब देखो, इसको यूज करने के लिए अगर हमारे पास कोई इक्वेशन रिएक्शन गिवन है, जैसे हमने कहा मिथेन react with chlorine in presence of light, तो ये CH3Cl और HCl बनता है। इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन हमें पता करना है कितना है। अब रिएक्टेंट साइड में क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो हम कहते हैं रिएक्टेंट साइड में बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। ये मिथेन है और ये क्लोरीन है। तो मिथेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड टूटा तो फ्रेगमेंट बने, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगी। अब प्रोडक्ट साइड में क्या होता है, ये फ्रेगमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो इसमें CH3Cl के बीच में बॉन्ड बना, HOCl के बीच में बॉन्ड बना, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो टोटल एंथैल्पी चेंज कितना होगा, तो जितनी लगी और जितनी रिलीज हुई दोनों का डिफरेंस देख लो, कौन ज्यादा कौन कम। तो हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर पता करना है तो समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स।
रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया तो इससे मुझे डेल्टा एच मिल गया। बताओ मैंने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों किया? क्योंकि देखो रिएक्टेंट वाला पार्ट पॉजिटिव ऑटोमेटिकली है और प्रोडक्ट वाला पार्ट नेगेटिव है। अब दोनों में से जो ज्यादा होगा वो ओवरऑल डेल्टा एच आ जाएगा। अगर तोड़ने में ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव कौन तो ओवरऑल पॉजिटिव, नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव कौन तो ओवरऑल नेगेटिव। तो बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट लिखा हुआ मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यू पहले आ गई और माइनस में बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट तो सारी नेगेटिव वैल्यू होगी, इसलिए मैंने डायरेक्टली रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा। मीनिंग समझ में आया क्यों रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर रहे हैं? अब देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन में CH4 और Cl में अगर मुझे रिएक्शन को लिखना है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब मैं क्या करूंगा, तो मैं इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिखूंगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, रिएक्टेंट के बॉन्ड कितने हैं, तो मैं कहूंगा 4 बॉन्ड हैं कार्बन हाइड्रोजन के और 1 बॉन्ड है क्लोरीन क्लोरीन का। तो रिएक्टेंट साइड के जितने भी बॉन्ड है वो सारे लिख दो। माइनस प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, तो देखो CH3 Cl और HCl, तो इसके अंदर 3 तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 1 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है और 1 हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड है। प्रोडक्ट साइड के सारे बॉन्ड्स इस तरफ रखती है, रिएक्टेंट साइड के सारे बॉन्ड एक तरफ रखती है और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दिया। अगर आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप केवल पेज नंबर 150 पर सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 है, केवल देख लो, उन सबकी वैल्यूज गिवन है, कैलकुलेट भी उसने करके रखा हुआ है, देखना है, समझना और बस गर्दन हिलानी के हाँ हाँ समझ में आया। गर्दन हिलाई सबने? यस सर। तो देखो ये बॉन्ड एंथैल्पी वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, दिखने में बहुत बड़े दिखते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू काफी होती है, इंफॉर्मेशन काफी होती है, लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है, कैलकुलेशन सिंपल है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो अब जरा पेज नंबर 161 क्वेश्चन 24 देखिए जरा। 160 पेज नंबर 161 क्वेश्चन नंबर 24।
160 बॉन्ड। क्या आंसर आएगा भाई? इक्वेशन क्या बन रही है जरा वो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है कि 5 कार्बन सॉलिड है, 4 हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल है, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड C, ये CH3 है और CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो रिएक्टेंट साइड में बॉन्ड मतलब कितना एंडोथर्मिक पार्ट है, तो मैं कह रहा हूँ मुझे पहले 5 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी चेंज, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। कार्बन सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना चाहिए वो 20.6 सॉलिड टू गैस का एंथैल्पी गिवन है। 4 बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन की ब्रेक करनी पड़ेगी माइनस प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में देखो क्या दिख रहा है मुझे, CH कार्बन हाइड्रोजन कितने दिखने, 2 + 3 5 6 7 8 8 तो हो जाएंगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी, 2 हो जाएगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एनर्जी और 2 हो जाएगी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एनर्जी। अब बस ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट दिस करके आंसर लिख देना है। तो क्या कहते हो भाई, क्या होना चाहिए? सॉल्व करके बताना। 20.6 माइनस में है कि प्लस में है? मायर हाँ प्लस में, सबके उतना ही आ रहा है। प्लस में देख सर। लेते हैं आ रहा होगा तो यस कर देंगे। अरे सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, ये तो एनर्जी चाहिए ना। कार्बन कोक था, पहले गैस फेज में गया, फिर गैस वाले में आपस में रिएक्शन हुई। हाँ तो इसीलिए तो जो एंडो वाले पार्ट है वो आगे है, वेक्टो वाले पार्ट पीछे है। अरे भाई आया आंसर? इतना ही तो लिखना था, ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट 20.6 किलो कैलोरी। आ गया सर। अरे वेरी गुड सर आ गया। हाँ समझ गया मैं, आके गया। अब देखो अभी जितनी भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसमें एनर्जी एक्सो है तो एंडो, रिवर्स कर दिया रिएक्शन को तो एक्सो एंडो एंडो एक्सो बन जाती है। अब हम यहाँ लिख रहे हैं तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड की है ये 2 क्यों होगी? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बताओ कितने हैं? एक डबल बॉन्ड तो ये मैं सिग्मा पाई नहीं कर रहा हूँ बेटा, सिंगल डबल कह रहा हूँ। तो 2 डबल बॉन्ड तो यहाँ पर आ गए, 2 सिंगल बॉन्ड ये वाले हो गए, है ना? अब देखिए मैं लिख रहा हूँ लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो ये कहता है कि भी टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट।
कहीं पर बढ़ेगी तो कहीं पर कम हो जाएगी, एक एक्सो है तो एंडो हो जाएगा, एंडो है तो एक्सो हो जाएगा, टोटल तो कांस्टेंट ही रहनी है। मतलब ये कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन को रिवर्स कर दो, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। जैसे अभी हमने बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में भी पढ़ा था, देखो अभी रिसेंटली यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में अभी हमने कहा, ये देखो बॉन्ड फॉर्मेशन में जब हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम मिलकर के हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहे थे तो माइनस साइन था। अब मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लिखा हाइड्रोजन एटम, मतलब मैंने फर्स्ट वाली रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो मैग्नीट्यूड उतना ही रहा 435, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से आप किसी भी रिएक्शन को रिवर्स कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, लेकिन रिएक्शन को रिवर्स करना फिजिबल है कि नहीं, रिएक्शन को रिवर्स करना स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, इसके बारे में कहीं कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझना। जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखा, एक बीकर में NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, ऊपर से मैंने AgNO3 ऐड किया, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिखा AgNO3 प्लस NaCl, ये दोनों मिल करके यहाँ AgCl बना, तो AgCl और NaNO3 बना। इस रिएक्शन में मान लो -x किलो जूल एनर्जी यहाँ पर निकली। अब थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ये कहता है रिएक्शन को रिवर्स कर दो, मतलब आप एक बीकर में NaNO3 ले लो, NaNO3, और ऊपर से AgCl डाल दो और प्लस Q किलो जूल एनर्जी इसको बाहर से दे दो। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आप AgCl और NaNO3 को प्लस x किलो जूल एनर्जी दो, तो क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा AgNO3 और NaCl में? क्या ये फर्स्ट वाली रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी? तो हम कहते हैं ये तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि ये रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन रहा है। तो रिएक्शन रिवर्स करने पर वो होगी या नहीं, रिवर्स रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, रिएक्शन रिवर्स स्पॉन्टेनियस है या नहीं, इसके बारे में फर्स्ट लॉ के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फर्स्ट लॉ तो कहता भाई एंडो है तो एक्सो कर दो, एक्सो है तो एंडो कर दो, बात खत्म। लेकिन रिएक्शन को रिवर्स करने पर हो गया या नहीं, वो स्पॉन्टेनियस है ये नहीं, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब इसको अगर मैं ये लिखूं कि भाई ये कहता है नो इंफॉर्मेशन अबाउट feasibility or spontaneity of reaction, कि जो रिएक्शन है उसकी फिजिबिलिटी है कि नहीं, रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी उसकी है कि नहीं, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब वो होगा या नहीं, स्पॉन्टेनियस है या नहीं, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब डेवलप हो रहा है। तो मैं पेज चेंज कर दूं यहां से,
Yes, sir. यस सर। तो देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये रिएक्शंस में फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। अब ये स्पॉन्टेनियस होता क्या है, फिजिबल होता क्या है? वो सभी प्रोसेस जो अपने आप नेचर के अंदर बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के इन्वॉल्वमेंट के हो जाए। सभी नेचुरल प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, जो अपने आप से होते हैं। जैसे पानी ऊपर से नीचे जाता है, डाउनहिल मूवमेंट ऑफ द वाटर, इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक सिलेंडर के अंदर गैस है, हमने रेगुलेटर ऑन किया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस के मॉलिक्यूल्स अपने आप से स्प्रेड आउट हो रहे हैं, डिफ्यूजन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है। एक बीकर में पानी भरा हुआ, एक ड्रॉप इंक डाली तो इंक पार्टिकल स्प्रेड आउट हो रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर इंक ब्लू है तो, इंक रेड है तो रेड हो जाएगा। तो अपने आप से इंक के पार्टिकल स्प्रेड आउट हो रहे हैं। ये सारे काम बिना इनिशिएशन के होते हैं। तो देखो, स्पॉन्टेनियस और इंस्टेंटेनियस ये दो अलग अलग चीजें हैं। या इनिशिएशन और विदाउट इनिशिएशन, देखो दोनों चीजें हो सकती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए इनिशिएशन जरूरी भी हो सकता है, बिना इनिशिएशन के भी हो सकती है। जैसे अभी 3 एग्जांपल लिए, पानी अपने आप से ऊपर नीचे आ रहा है बिना इनिशिएशन के, गैस सिलेंडर रेगुलेटर अपने आप निकल रही है गैस बाहर, इंक पार्टिकल स्प्रेड हो रहे, कहीं इनिशिएशन की जरूरत नहीं है। लेकिन बर्निंग ऑफ कोल, हम कहते हैं कोल की बर्निंग करनी है तो कोल का ढेर रखा हुआ तो अपने आप से तुरंत जलने लगेगा। लेकिन एक बार जब आप उसको इनिशिएट कर दोगे, उसकी इनिशिएशन कर दोगे, एक बार बर्निंग स्टार्ट करोगे, तो उसके बाद अगला जो प्रोसेस है बर्निंग का वो अपने आप होता रहेगा। फिर वो बर्निंग अपने आप होती रहेगी। देसी वाली भट्टी देखी है जिसमें कोयला डाल के जलाते हैं, तो भट्टी को स्टार्ट करने के लिए पहले एक बार इनिशिएशन करना पड़ता है, लेकिन एक बार जब इनिशिएट कर दिया तो फिर बाकी सभी कोल का कंबशन अपने आप होता रहता है। तो बर्निंग ऑफ कोल भी क्या है, स्पॉन्टेनियस, लेकिन उसको इनिशिएशन चाहिए। और गैस का डिफ्यूजन है या पानी ऊपर से नीचे आ रहा तो उसमें इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन दोनों ही प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप से हो रहे हैं। तो हम कहते हैं सभी नेचुरल फिनोमेना जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। नाउ द रिवर्स ऑफ दैट, अब उसका जो रिवर्स पार्ट है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। जैसे पानी नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जाएगा, हमें किसी न किसी फॉर्म में एक्सटर्नल एजेंसी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। जैसे मान लो एक होली का फेस्टिवल होता है, होली, तो होली का टाइम था, सभी बच्चे क्लास के लिए आए थे सेंटर के ऊपर, सब लोग नीचे खड़े थे गेट के बाहर, मैं छत पे था, मेरे हाथ में बाल्टी में बढ़िया कलर, और मैंने कलर वाला जो पानी था वो ऊपर से नीचे डाला, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप आ गया। वो कलर वाला पानी सब बच्चों के ऊपर गिरा, सब लोग क्या हो गए, कलरफुल। अब सबने ऊपर देखा, कौन है भाई, सर, अरे सर है ऊपर। तो अब होली का माहौल, कहते हैं बुरा ना मानो करके उन्होंने ये हिसाब किताब बराबर करना चाहिए, चलो सर को वापस कलरफुल करना है, पानी कलर वाला नीचे से ऊपर भेजना है। एक ऑप्शन, एक जना गया बाल्टी में कलर भरा, उसने उठा, उस हाथ से उछाल के ऊपर फेंका, वापस उसी के ऊपर आ गया, एनर्जी लगाई, लेकिन हाँ ऊपर तक नहीं आया, वापस आ गया। दूसरे ने का एक काम करते हैं, एक टैंक लेते हैं, उसमें कलर डालते हैं, फिर उसको पंप के थ्रू प्रेशर बना के पाइप से ऊपर भेजते हैं,
वो भी प्रेशर ऊपर जाकर के पानी फिर वापस नीचे आ रहा था। तीसरा बैलून में भर के ले आया उसको, बैलून को पकड़ के ऊपर फेंक रहे हैं, एनर्जी लग रही है ना हर फॉर्म में, बैलून भर भर के ऊपर फेंक रहे हैं। चौथा स्मार्ट था, उसने कहा छोड़ो ने, बाल्टी लेके चलते सीढ़ियों से ऊपर। अब बाल्टी उठा के सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, एनर्जी लग रही है उसमें। अब कुल मिला के वो सीढ़ियां से ऊपर चढ़ के आ गए, पकड़ लिया, उसके बाद क्या होता है वो तो बराबर हिसाब किताब हो गया था। अल्टीमेटली किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ी, चाहे बाल्टी को उठाकर पानी उठा करके फेंका तो एनर्जी लगी, पंप से हमने फेंका तो एनर्जी लगी, बैलून के थ्रू कर रहे हैं तो एनर्जी लगी, या पानी की बाल्टी लेकर के ऊपर आ रहे हैं, तो किसी न किसी फॉर्म में एक्सटर्नल एजेंसी इन्वॉल्व है। कंटिन्यूस या एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वेरी कर सकता है, लेकिन किसी किसी फॉर्म में एनर्जी इन्वॉल्व होगी, अपने आप से ऑन योर ऑन नहीं होगा। तो अब कहते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस वाली चीज अभी हमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हुआ। अब हम कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं, इसको डिसाइड करने के लिए दो फैक्टर है। दोनों में से कोई भी अकेला डिसाइड नहीं कर सकता, वो तो केवल सपोर्ट करने वाला है। दो फैक्टर है, एक है एंथैल्पी चेंज और दूसरा है एंट्रोपी चेंज। दोनों अकेले डिसाइड नहीं, केवल दोनों कहते हैं मैं फेवर करूंगा अनफेवर करूंगा, और दोनों का कम्युलेटिव जो इफेक्ट होता है वो ओवरऑल डिसाइड करेगा कि फेवरेबल होगा या नहीं, स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं। एनीवे, अभी स्पॉन्टेनियस का मीनिंग समझ में आया। अब मैं एक काम करता हूं, उन दोनों फैक्टर्स को जो फेवर अनफेवर करते हैं उसका कंडीशन में जो डिस्कस कर लेता हूं। तो मैंने पहले लिखा एंथैल्पी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। मतलब एंथैल्पी चेंज का स्पॉन्टेनिटी के साथ कोई कोरिलेशन देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ये एंथैल्पी, ये प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। हमें ये पता है थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से किसी भी सिस्टम की एनर्जी कम तो उसकी स्टेबिलिटी क्या ज्यादा। नेचर में कोई भी काम स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हो रहा है। हम कहते हैं अगर किसी सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल? फेवरेबल। तो हम कहते हैं अगर रिएक्शन के अंदर एनर्जी का चेंज डेल्टा एच नेगेटिव है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट की एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो ये फेवर करेगा। तो मैं कहूंगा इट इज फेवर फॉर स्पॉन्टेनिटी। ये स्पॉन्टेनियस होने के लिए फेवरेबल है, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। अब कोई भी ऐसे एग्जांपल जो एक्सोथर्मिक हो, जैसे मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के, एक मिनट, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के HCl बन रहा है। मान लो इसमें -x किलो जूल एनर्जी निकल रही है। फिर मैंने लिखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन हुआ, इसमें -y किलो जूल एनर्जी निकल रही है, एक्सोथर्मिक है। मैंने लिखा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बन रहा है, इसमें Z अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अगर एक्सोथर्मिक है -x या y या z, जो भी मैग्नीट्यूड को मैंने इग्नोर कर लिया x y z लिख करके, तो मैं क्या कहूंगा कि ये सभी प्रोसेस क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियस होने को फेवर करेंगे। नाउ द रिवर्स ऑफ दैट, अगर रिएक्शन की एंथैल्पी, ये प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है।
रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच का एनर्जी डिफरेंस डेल्टा एच पॉजिटिव है। रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी तो कम हो गई। इसका मतलब कोई भी एंडोथर्मिक वाला रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता। मतलब अगर मैं यहां लिखूं कि रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो ये स्पॉन्टेनियस होने को सपोर्ट नहीं करता है। तो मैंने लिख दिया कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस को सपोर्ट करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी होगा ही नहीं। जैसे मान लो मैं कहता हूं इवोपरेशन ऑफ वाटर, नेचर के अंदर तालाब में, पॉन्ड में, रिवर में, कहीं पर भी वाटर खुला हुआ है तो उसका सरफेस से वाटर का इवोपरेशन अपने आप से होता रहता है ना। कि रिवर के नीचे वो स्टॉप लगा के गर्म करते हैं, बर्नर से गर्म करके फिर इवोपरेशन करते हैं, ऐसा करते हैं कि नहीं? रिवर में फिर इमर्शन रूम लगा के गर्म कर रखे इवोपरेशन के लिए। तो देखो अब मैंने कहा वाटर जो था वो रिवर के अंदर, पॉन्ड में लिक्विड था और उसकी सरफेस से वेपर या गैस के अंदर इवोपरेशन हो रहा है। ये रिएक्शन तो एंडोथर्मिक है, लेकिन फिर भी फिजिबल तो है ना, होता तो है, अपने आप से होता है, कोई एनर्जी तो नहीं लगा रही एक्स्ट्रा। इसका मतलब एंडोथर्मिक भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो ये एग्जाम्पल आपको ये चीज और क्लियर करने में कि एंडोथर्मिक है, अकेला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। हमने कहा केवल फेवर अनफेवर करता है, तो एंडोथर्मिक वाला पार्ट स्पॉन्टेनियस होने को अनफेवर करता है। अच्छा बताओ अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसलिए उस प्रोसेस का ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है। दैट्स व्हाई ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन अगर केवल एंथैल्पी की बात करूंगा, केवल एक फैक्टर को डिसाइड करूंगा, तो एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस को होने को फेवर करता है और एंडोथर्मिक अनफेवर करता है। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए हैं? अरे भाई हाँ ना, सो गए क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, सो गए? अरे जागो यार। चलिए नोट किया, मैं थोड़ा शिफ्ट कर दूं इसको ऊपर की तरफ। यस सर। अब देखिए दूसरा जो सेकंड फैक्टर है वो है एंट्रोपी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। वैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ही एंट्रोपी पे डिपेंड करता है। क्या स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का? कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन एंट्रोपी बढ़ रही है। यूनिवर्स में सभी जो प्लैनेट्स है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। अच्छा पहले एंट्रोपी चेंज को मैं समझ देखता हूं, उसके बाद सपोर्ट नॉन सपोर्ट तो बाद में देखते हैं। मैंने यहां पर लिखा सॉलिड के अंदर जो भी उसके कांस्टेंट पार्टिकल होते हुए एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। हमने उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया तो उसमें मूवमेंट होना शुरू हो गया, डिसऑर्डर होना शुरू हो गई। और उसको गैस में कन्वर्ट किया तो और रैपिड रैंडम मोशन बढ़ गए। तो अगर मैं कहूं कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं, तो उसकी एंट्रोपी, जिसको एंट्रोपी चेंज कह रहा हूं, जिसको मैं डेल्टा एस कहता हूं, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज। अब एंट्रोपी चेंज इंक्रीज को मैं कहता हूं कि डेल्टा एस पॉजिटिव है। मतलब एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, डेल्टा एस इंक्रीज कर रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। नाउ द रिवर्स ऑफ दैट, मैंने गैस को कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट किया और कंप्रेस किया सॉलिड में कन्वर्ट किया, तो गैस को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड कन्वर्ट किया, तो इस समय पर एंट्रोपी में चेंज क्या हो रहा है?
डिक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी चेंज डिक्रीज है, मतलब डेल्टा एस क्या लिखूं? नेगेटिव। अभी मैंने एंट्रोपी रैंडमनेस को बढ़ना या एंट्रोपी रैंडमनेस को कम होना क्या होता है वो देखा। अब इसको मैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को सपोर्ट करता है नहीं करता वो उसको कोरिलेट करता हूं। अभी मैंने कहा गैस सिलेंडर रेगुलेटर ओपन किया, गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपने आप मूव कर रही थी। अपने आप मतलब स्पॉन्टेनियस। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं तो एंट्रोपी क्या हो रही है? उसकी इंक्रीज हो रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है, दूर दूर जा रहे हैं, और अपने आप हो रहा तो स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब एंट्रोपी में इंक्रीज होना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या रिवर्स पॉसिबल है कि गैस अपने आप सिलेंडर में घुस जाए? नो सर। हो जाएगा ऐसा कि सिलेंडर खोल करके रखो, ओपन रेगुलेटर के पास जा घुस जाओ अंदर, तो गैस अपने आप सिलेंडर में चली जाएगी? क्या ये प्रोसेस? नहीं। तो हम कहते हैं कि जहां पर एंट्रोपी में इंक्रीज हो रहा था वो स्पॉन्टेनियस होने को फेवर कर रहा है, और जहां एंट्रोपी में डिक्रीज हो रहा था वो स्पॉन्टेनियस को अनफेवर कर रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस को फेवर कर रहा है। अच्छा, हमने बीकर के अंदर वाटर था, इंक की ड्रॉप डाली तो इंक के पार्टिकल अपने आप से स्प्रेड आउट होकर के पूरा सॉल्यूशन कलर वाला बन गया। क्या रिवर्स पॉसिबल है कि वो कलर वाले से इंक बाहर ड्रॉप उछल के आ जाए बाहर वापस? नो। क्या वो इंक की ड्रॉप वापस इंक से बाहर निकल जाएगी? वापस आ जाओ, चलो, पॉसिबल है? नो, नहीं है। तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस को, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव नॉन स्पॉन्टेनियस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों फैक्टर केवल फेवर अनफेवर वाले हैं। डिसाइड करने के लिए दूसरा फैक्टर होगा जिसको हम कहते हैं फ्री एनर्जी। तो अभी हम केवल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव नेगेटिव, एक काम करते हैं एंट्रोपी को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करता हूं। अब देखो, एंट्रोपी चेंज, इसको मैं लिखता हूं डेल्टा एस, और ये एक स्टेट फंक्शन होता है। मतलब इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इनिशियल फाइनल पे। अगर मुझे किसी रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज देखना है तो जितने भी उसके एंट्रोपीज हैं रिएक्टेंट्स, सॉरी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एंट्रोपीज ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो एंट्रोपी चेंज रिएक्शन में देखना है तब तो मैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके उसका एंट्रोपी चेंज देख लेता हूं। अब किसी रिवर्सिबल सिस्टम में मैं क्यू अमाउंट ऑफ हीट दूं, क्यू अमाउंट ऑफ हीट मैंने रिवर्सिबल सिस्टम में दिया तो उससे उस सिस्टम के अंदर मान लो गैस है, गैस को क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो गैस के पार्टिकल्स का जो रैपिड रैंडम मोशन मूवमेंट है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो मतलब उससे क्यू अमाउंट ऑफ हीट देने से उस सिस्टम के अंदर एंट्रोपी में चेंज होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो हम कहते हैं जो एंट्रोपी चेंज होता है वो हम कहते हैं क्यू रिवर्सिबल। जितनी हीट आपने रिवर्सिबल सिस्टम को दिया टी टेम्परेचर पर, आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल सिस्टम में जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट दोगे वो उसके एंट्रोपी चेंज के इक्वल हो जाएगी। तो क्यू रिवर्सिबल ओवर टी करने पर मुझे उस सिस्टम में एंट्रोपी चेंज पता चल जाता है।
आदत गई ना। अब रिवर्सिबल सिस्टम एक एक करके 3 लेता हूं मैं। मैंने पहले बच्चे घूर घूर के देख रहे हैं, इसका मतलब मुझे अब कहना पड़ेगा कि इससे आगे नेक्स्ट क्लास खुद ही बोल रहे हैं वो, इससे आगे नेक्स्ट क्लास की कोशिश करेंगे। चलो कोई बात नहीं, इसको यहीं तक अभी रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 1 सेकेंड होल्ड करना, बाकी ऑफलाइन अटेंडेंस हो चुकी है तो मैं ऑनलाइन वाली एक बार अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ। और थैंक यू सर। अरे पहले ही जा रहा है यार, मुझे अटेंडेंस तो लेने दे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।